ट्रिग्नोमेट्री आपने जितनी पढ़ी है उसको अब बहुत ही शॉर्ट में पढ़ेंगे। देखो ग्राफ बहुत पावरफुल टूल है। ग्राफ आपको एक बड़ी सी स्टोरी को शॉर्ट में बताता है। आपको बातें बंद कर देनी चाहिए ना, वरना तो मैं बोलता हूं उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता फिर। हाँ, तो हम साइन थीटा का वो देखो, रो देखो, 0 से 360 डिग्री तक के एंगल्स है ना, उनको देखो एक बार। उसमें जो वैल्यूज हैं उनको ऑब्जर्व करो। टेबल दी थी ना मैंने, इसको क्या देख रहे हो, टेबल देखो, ये टेबल रही। अब इसमें साइन थीटा की रो को देखो। अब मैं साइन थीटा को ग्राफिकली शो कर रहा हूं। कुछ चीजें यहां पर बताऊंगा जो आपके लिए आगे के लिए माइलस्टोन सिद्ध होंगी। तो देखिए, ऐसा जो ग्राफ आता है ये साइन थीटा का थीटा के एक्सेस में ग्राफ है। ऐसे मान लो कि ऐसा है, थोड़ा सा प्रॉपर बन जाए। ये लो, अभी इसको मान लेते हैं। ये है थीटा, और थीटा इस तरह से है आपका, ये तो 0 है, ये है पाई रेडियन या 180 डिग्री, और ये है 360 डिग्री। इन बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री देयर इज 90 डिग्री एंड इट इज 270 डिग्री। Now see, this axis represents the values of sin theta and this represents the value of theta. We have represented theta from 0 to 360 degree. It can continue onwards in the same pattern. इस तरीके से ये चलता रह सकता है, आगे एंगल चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था हजारों में भी एंगल हो सकता है। तो अब ऐसा है कि साइन थीटा 0 से स्टार्ट होता है। जब थीटा 0 होता है ना, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। उसके बाद ये पॉजिटिव राइज करता है और 90 डिग्री पर मैक्सिमम हो जाता है +1। फिर ये फॉल बैक करता है और 180 डिग्री तक वापस से क्या है, 0 सेट हो जाता है। बाद में ये जाता है नेगेटिव क्वाड्रेंट के अंदर, और यहाँ पर ये नेगेटिव में मैक्सिमम हो जाएगा 270 डिग्री पर। फिर वापस से ये 360 पर 0 सेट हो जाता है। अब आप अपने इस टेबल के अंदर वैल्यूज को जरा ऑब्जर्व कर लो। क्या 0 to 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये वैल्यूज इस तरह से नहीं है क्या? सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यूज इस तरह से नहीं है क्या? थर्ड की इस तरह से नहीं है क्या? क्या फोर्थ की इस तरह से नहीं है? ये चारों क्वाड्रेंट्स की वैल्यूज ग्राफिकली आपके सामने है। क्या कुछ डाउटफुल है? अब देखो, इतने लफड़े हमने किए, अलग अलग एंगल्स को भी हमने कैलकुलेट किया, फिर टेबल भी हमने बिल्ड की, और फाइनली ग्राफ इतना स्मार्ट वे है, सबसे स्मार्ट है ग्राफ। और इस ग्राफ को बोलते हैं साइनोसॉइडल कर्व। क्या बोलेंगे? साइनोसॉइडल कर्व। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि इसको आप अगर कंटिन्यू करते हैं तो ये इस तरीके से चलता है। ओके, ये कंटिन्यूअसली इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से आप देखो, अगर मैं ये देखूं कि वो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, द अपर हाफ पार्ट इज सेम एज द लोअर हाफ पार्ट, इजंट इट? इसका वेरिएशन भी बिल्कुल उसी वे में डिफाइन है कि नहीं, ये बताओ। और अगर ऐसा है तो देखो, ये ऐसा का ऐसा पार्ट उल्टा होके आ जा रहा है, फिर ये उल्टा हो रहा है, फिर ये उल्टा हो रहा है। इफ अ फंक्शन बिहेव्स लाइक दिस वे, देन इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग फंक्शन। व्हाट? Alternating function. So sinusoidal function
इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच हैज अल्टरनेटिंग नेचर। ठीक है, और क्लास 12 के अंदर देख लो, चैप्टर नंबर आपका जो है ना एसी अल्टरनेटिंग करंट का, उसके अंदर आपको इस तरह की ही वोल्टेज और करंट के फंक्शंस मिलते हैं, और उनको आप इसके बेसिस पर ही पूरा समझते हो। अगर आप इसको समझते हो तो उसको भी समझते हो, अगर आपको ये पहले नहीं पढ़ा तो वो भी नहीं पड़ेगा। बात समझ में? इसकी बहुत सारी चीजें और भी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके करेंगे। तो इसको अल्टरनेटिंग फंक्शन भी बोलते हैं। कैसा है ये, नेचर कैसा है इसका? इट इज अल्टरनेटिंग फंक्शन। ठीक है, अच्छा, ये पॉजिटिव साइनोसॉइडल फंक्शन है, और अगर मैं बात करता हूं इसका निगेटिव साइनोसॉइडल फंक्शन कैसा होगा, तो वो भी बना देता हूं। देखो, अगर ये ग्राफ जीरो से स्टार्ट होके पॉजिटिव हाफ की तरफ न चले बल्कि निगेटिव हाफ की तरफ चले, मतलब ये पहला ये है ना, निगेटिव हाफ चले, तो फिर इसको कहते हैं, हाँ, ये है माइनस साइन थीटा, और इस तरफ है थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि जो क्वाड्रेंट सिस्टम है उसमें फर्स्ट और सेकंड, अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल चेंज होता है ना, तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, फिर सेकंड आता है, फिर थर्ड आता है, फिर फोर्थ आता है। फर्स्ट और सेकंड में साइन की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। थर्ड एंड फोर्थ में कैसी होती है? नेगेटिव। और अगर रोटेशन उससे उल्टा कर दे तो पहले फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, फिर सेकंड एंड फिर फर्स्ट है। तो अब देखो यहां पर हम ये ऐसे कह सकते हैं कि उल्टा घूमने पर पहले फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, फिर थर्ड आता है, फिर आता है सेकंड, और फिर आता है फर्स्ट। और बिहेवियर इनका देखो बिल्कुल से क्वाड्रेंट सिस्टम की तरह से ही है। ये पॉजिटिव, सॉरी ये उल्टा कर रहा हूं, ये निगेटिव्स हैं, निगेटिव, और फिर आते हैं ये सेकंड और फर्स्ट के अंदर साइन फंक्शन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। क्या ये बिहेवियर समझ में आया? अगर इसको मैं कहूं y इक्वल टू साइन थीटा, तो ये हो गया y इक्वल टू निगेटिव साइन थीटा। इट इज निगेटिव साइनोसॉइडल कर्व। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? ओके, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं कोसाइनोसॉइडल कर्व, कॉम्प्लीमेंट्री साइनोसॉइडल कर्व आपको बताता हूं। यानी कोस कर्व, कोस फंक्शन कैसे बिहेव करता है? कोस फंक्शन है ना, इनिशियली हाईएस्ट वैल्यू शो करता है। कोस जीरो कितना होता है? मैक्सिमम होता है कि नहीं? +1 होता है ना। +1 से ऊपर वो जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो फिर किधर आना है उसको? नीचे आना है। तो इसका मतलब ये है, ये +1 वैल्यू है, तो ये इस तरह से आना है, फिर ये इस तरह से जाना है। ठीक है, और यहां पर ये वापिस से मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैं इस तरफ तो शो कर रहा हूं y इक्वल टू कोस थीटा, और इस तरफ आपका है थीटा। थीटा इस तरह से बिहेव करता है कि यहां पर 0, ये है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और फिर ये साइकिल यहीं पर कंप्लीट हो गया है 360 डिग्री। और उसके बाद में अगर ये एंगल इस तरह से ही चेंज होता रहता है ना सेम रेट से, तो ये कॉन्टिन्यूअसली वैसे ही चेंज होता रहेगा। ये आगे इसी तरीके से चलता रहेगा, इस तरीके से, इसके आगे ये इस तरह से ही चलता जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि बिगिनिंग पॉइंट को अगर इग्नोर कर देना तो साइनसोइडल कर्व और कोसाइनसोइडल कर्व में कोई ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। मेरी बात समझ में आई सबको? अच्छा, अब और देखो, ये है पॉजिटिव कोस कर्व। क्या ये अल्टरनेटिंग फंक्शन है? आई आस्क्ड इफ इट इज अ कंटिन्यूअस अल्टरनेटिंग फंक्शन और नॉट। कंटिन्यूअस नहीं है? कंटिन्यूअस तो है। अल्टरनेटिंग है क्या? अरे अल्टरनेटिंग कैसे नहीं है? इसको अगर आप देखते हो तो ये फर्स्ट हाफ होता है, वो उल्टा होके सेकंड हाफ बन जाता है। ये जैसे ये नेगेटिव हाफ है, और ये ऐसा का ऐसा पॉजिटिव में भी आ जाएगा, फिर नेगेटिव में सेम, फिर पॉजिटिव में सेम। बताओ ये अपने आप को ही उल्टा करके रिपीट नहीं कर रहा क्या?
तो फिर कहां डाउट आ गया? ये भी अल्टरनेटिंग फंक्शन है। अ फंक्शन दैट रिपीट्स इटसेल्फ बाय अल्टरिंग इट्स वैल्यूज विद द सेम रेट। इतनी देर तक ये निगेटिव में इस तरह से चेंज हुआ है, फिर सेम इतनी ही देर तक ये पॉजिटिव में भी सेम ही चेंज होगा। अल्टरनेटिंग फंक्शन इसी को कहते हैं। बात समझ में आई होगी। So it is also a type of alternating function। कैसा फंक्शन है ये? अल्टरनेटिंग फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक अल्टरनेटिंग फंक्शन है और कॉन्टिन्यूअस भी है। कॉन्टिन्यूअस है, अल्टरनेटिंग है, और इसका नाम क्या है? कोसाइनोसोइडल कर्व। अब ये पॉजिटिव कोसाइनोसोइडल कर्व है और निगेटिव कोसाइनोसोइडल कैसा होगा? इसको मिरर में देख लें। अभी ये पॉजिटिव +1 से स्टार्ट हो रहा है ना, फिर ये -1 से स्टार्ट हो जाएगा तो निगेटिव कोसाइनोसोइडल हो जाएगा। जैसे कि ये देखो इस तरीके से y = cos थीटा होगा कि नहीं? थीटा = 0 रखोगे तो cos 0 का निगेटिव वैल्यू क्या होता है? -1। तो ये स्टार्ट हो रहा है -1 से, फिर ये कहां तक चेंज होता है? +1 तक, और ये 0 वैल्यू आती है 90 डिग्री पर। 180 डिग्री मैक्सिमम, 270, और यहां पर 360 आ जाएगा। बात समझ में आई? ओके, ये अभी मैं इसका बेसिक करवा रहा हूं, इसके अंदर और भी एडवांस चीजें भी छिपी होती हैं, उनको भी डिकोड करना सीखेंगे, और बाकी के ग्राफ भी, क्योंकि फिजिक्स में बार बार हम हर एक फॉर्मूला पे ब्रेक लगाएं और कहीं इसका ग्राफ इसके वर्सेस में ऐसा बनेगा, इसका इसके वर्सेस में ऐसा बनेगा, तो ये तो क्या है? ओल्ड फैशन स्टडी है। हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। फिजिक्स के पूरे ग्राफ एक साथ ही हो जाने चाहिए। जब सारे ग्राफ 30 मिनट में हो सकते हैं तो साल भर में हम 5-5 मिनट के 20 सेट क्यों दें? है ना? ये बात समझ में आ गई? तो ये कोस थीटा का कर्व इस तरह का होता है। अब आप अपनी टेबल के कॉलम को मैच करो। कोस 0 की वैल्यू +1 है, फिर ये कम होता जाता है और 90 डिग्री पर 0 हो जाता है। सही है कि नहीं? उसके बाद ये निगेटिव में जाता है, 180 डिग्री पर -1 हो जाता है। उसके बाद 180 से 270 तक ये वापस इंक्रीज होता है और 0 हो जाता है। होता है ना? देन इट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to +1 बिटवीन 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। अगेन राइज करता है और वापस से पहले वाली वैल्यू आ जाती है जो थीटा = 0 के लिए थी। है कि नहीं? तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, उसका थीटा = 0 के लिए जो वैल्यू होता है ना, वो वापस से रिपीट हो जाता है 360 डिग्री पर। देख लेना सबका पहला कॉलम और लास्ट कॉलम सेम वैल्यू है कि नहीं है। तो अगर इस टेबल को हम अगर वेस्ट ऑफ टाइम समझे तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है, और अगर इस टेबल को हम ये कहें कि की टू ऑल द मिस्ट्रीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो फिर ये वैसा भी है। ठीक है? tan थीटा का ग्राफ लेकिन कभी भी कोर्स में यूज नहीं होगा। तो tan थीटा का ग्राफ कैसे बनेगा भाई? देखो ऐसा है, tan 0 का वैल्यू 0 होता है और 90 डिग्री पर इंफिनिटी हो जाता है ना? तो ये ग्राफ कैसा होगा? ये ग्राफ इस तरह से होता है और ये सीधा हो जाता है एकदम वर्टिकल। कहां पर? थीटा = 90 डिग्री पर, और 90 डिग्री पर ये इंफिनिटी होता है। फिर ये वापस से क्या करता है? ये डिक्रीज करता है 0 तक। एक मिनट, क्या करता है ये? हाँ, इंफिनिटी होता है, फिर इंफिनिटी से ये डिक्रीज करता है 0 तक। ऐसा ही है ना? डिक्रीज करता है कि इंक्रीज करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये इंफिनिटी से इंक्रीज करके 0 होता है, ना कि डिक्रीज करके। तो इसका मतलब ये हो गया थीटा = 90 डिग्री। इंफिनिटी इधर भी होता है और इधर भी होता है। तो यहां पर ये इस तरह से आता है,
फिर ये ऐसे जाता है वापस से, इस तरह से जाता है। ये है 180 डिग्री पर, वापस से इसकी वैल्यू कितनी है 0, और 270 डिग्री पर वापस ये इंफिनिटी हो जाता है। नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है। उसके बाद फिर से ये ऐसे ही आता है, यहां पर ये है 360 डिग्री, उसके बाद ये ऐसे ही रिपीट होता जाता है इसी तरीके से ही। ठीक है, इधर ये इंफिनिटी पे जाके इसको मैच करेगा, ये डॉटेड लाइन को। ये टेन थीटा का ग्राफ इस तरह से होता है। ओके, कहां से कहां तक चेंज करता है? इधर इंफिनिटी से और इधर भी इंफिनिटी के बीच में ये वेरी करता है। टेन थीटा वो फंक्शन है जो कि एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यूज को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑल्सो। साइन थीटा कोस थीटा की बाउंड्रीज है +1 -1, बस इससे आउट नहीं होंगे वो। ठीक है, ये अल्टरनेटिंग फंक्शन है क्या? कंटिन्यूअस फंक्शन है क्या? ये अपने बेसिक जो फिजिक्स के अंदर काम में लेते हैं वो साइन थीटा कोस थीटा एंड टेन थीटा। अब बात आती है इनकी एवरेज वैल्यूज की। तो एवरेज वैल्यूज किस तरह से बिहेव करती है वो भी देख। पहले तो डिस्क्रीट वैल्यूज में डिवाइड करो और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करो, फिर टोटल वैल्यू का गैप का डिवीजन करो। तो साइन थीटा का एवरेज वैल्यू मैं फाइंड करना चाहता हूं, जैसे कि साइन थीटा एवरेज वैल्यू और कहां से कहां तक करनी है वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि 0 to 90 डिग्री करना है कि 0 to 180 डिग्री करना है या 0 to 360 डिग्री करना है, वो हम रेंज डिसाइड करते हैं। एवरेज वैल्यू कहां से कहां तक का निकालना है। तो अगर उसको करना है तो फिर फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डॉट डी थीटा डिवाइड विद इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, और यहां पर θ1 और θ2 की ये लिमिट्स ली जाती हैं। ये है इसका एवरेज फाइंडिंग इक्वेशन। It is also applicable to cos theta when we want to find the average value of cos theta between certain angular range. Then we use the same pattern. Here cos theta will displace. या यहाँ करके बताऊं कि कैसे निकालते हैं इसका एवरेज वैल्यू। थोड़ा टाइम जाएगा उसके अंदर, इतना ही है, वो आपका ही है, टाइम आपका ही है। चलो मैं करके बता देता हूं ना। ओके, बाद में मैं टाइम दूंगा इसके लिए, लिखने के लिए टाइम दूंगा बेटा। फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट हाफ साइकिल कहां से कहां तक होता है? 0 to 180 डिग्री। तो मैं इसको ऐसे कर लूं, इंटीग्रेशन साइन थीटा इसको सोल्व करें तो ये आता है साइलेंस। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या होता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा? क्या होता है? माइनस कोस थीटा। ओके, माइनस कोस थीटा और वैल्यूज हैं 0 to 180 डिग्री, और अपॉन में क्या आ जाएगा? देखो ये जो 0 to 180 डिग्री है ना, इसको हम पाई में ले लेते हैं, यहां पर पाई में ले लेते हैं इसको। मैंने आपको बताया था कि जहां पर साइन के साथ, कोस के साथ, टेन के साथ फंक्शन में अगर कोई एंगल आ रहा है ना तो आप डिग्री में यूज कर सकते हो, पर अगर थीटा अकेला आता है तो सो देन इट इज नेसेसरी टू पुट इट इनटू रेडियन सिस्टम।
SI system. So here we take 0 to pi because the angle will be directly used in the equation without any support of sine or cos or tan. So it is now theta 0 to pi. चलो भाई, ये कितना आ रहा है? ये आ गया प्लस 0.636। बाद में लिखना, अभी नहीं। लिखने का टाइम अलग से दूंगा मैं, सारी स्क्रीन आप नोट कर लेना, कंटिन्यूअस करना जिसमें टाइम भी कम लगेगा। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि इस तरह से एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो कैसे करते हैं। ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की सारी वैल्यूज को हम इनफिनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट्स की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। एक टेप लगा दो बेटे थोड़ी देर के लिए, खुद ही लगा लो, दूसरा लगेगा पूरा लगेगा। तो मैंने क्या किया है, साइन थीटा की डिस्क्रीट वैल्यूज का इंटीग्रेशन किया है। तो टोटल इस रेंज में कितनी वैल्यू असेंबल होती है वो ऐसे आएगी इंटीग्रेशन से, और फिर डिवीजन में टोटल रेंज का डिवाइड कर दिया तो एवरेज आ जाता है ऐसे। ओके, और इसको सोल्व किया तो हमारे पास आया है ये। मतलब ये हो गया कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है +1, और ये जो एवरेज वैल्यू इसकी आ रही है वो है 63.6% ऑफ द पीक वैल्यू। ठीक है, इतना आ रही है। अब अगर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे तो यहां माइनस आ जाएगा बस, वो भी इतनी ही आएगी। और अगर पूरे साइकिल के लिए निकालेंगे ना 0 to 360 डिग्री, तो पता क्या आएगा, 0 आएगा। पूरे साइकिल का एवरेज वैल्यू 0 आएगा। और इस एवरेज वैल्यू को डायरेक्ट हिट करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ इसका ही नहीं, हर फंक्शन का हो जाएगा। ठीक है, तो ये एवरेज निकालने का तरीका मैंने बता दिया। अब आपके जिसकी इच्छा हो वो हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल, सेकंड हाफ साइकिल, थर्ड हाफ कंप्लीट साइकिल का वो निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, अब देखो, स्टॉप टॉकिंग। अब क्या करना है, आपको लॉजिकल अप्रोच भी आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको 3 घंटे ही मिलते हैं। लॉजिकल अप्रोच भी आना चाहिए, वो मैं बता रहा हूं कैसे करना है। ये देखो, ये थोड़ा बनाने में क्या है, ऊपर नीचे का थोड़ा छोटा बड़ा बन सकता है। बाकी आपको दिमाग में ये रखना है कि ये सेम है, आइडेंटिकल है। जैसा ये वाला है वैसे लग नहीं रहा, पर आपको ये मानना है कि ये आइडेंटिकल है। ये लो, ये है आपका साइन थीटा, और ये है इस तरफ थीटा। कंप्लीट साइकिल का एवरेज वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, एवरेज वैल्यू को मैं यहां पर लॉजिकली जो नाम दे रहा हूं वो है फ्लैट वैल्यू। एवरेज वैल्यू को कह रहा हूं
अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर जैसे आप लोगों ने, यहाँ नहीं तो कहीं कभी मुंबई या किसी बड़े सिटी में आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं ना कहीं जाके रहे होंगे। वहां पर मॉल्स होते हैं, है ना, बड़े शॉपिंग सेंटर्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो माल बिकता नहीं है ना, जैसे शर्ट है, पैंट है, उसका शोरूम है, जो बिकता नहीं है ना, वो उसको एक ट्रॉली में डाल देते हैं। उसमें महंगी शर्टें, महंगी पैंट्स और महंगे कपड़े भी होते हैं और सस्ते भी होते हैं, और वो उन सब की वैल्यूज को ऐड करके और एवरेज निकाल देते हैं और कहते हैं हर पीस इतने रुपए का ही है। ठीक है, तो महंगा वाला घाटे में जाता है और सस्ता वाला प्रॉफिट में जाता है। इस तरह से वो एक फ्लैट प्राइस डिसाइड कर देते हैं, है ना। एमआरपी फ्लैट 499 रुपी ऐसे लिखा हुआ मिलता है ना, फ्लैट। तो फ्लैट का मतलब क्या है, एवरेज वैल्यू है वो। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं, ये तो है एक ड्यून है। ड्यून समझते हो ना, ड्यून समझते हो ना। ही सर द ड्यून विलेज मतलब क्या है, ड्यून? ड्यून का मतलब क्या है, ढेर है, ढेर, टीला, है ना। तो ये एक टीला है और ये एक गड्ढा है। ठीक है, इस टीले का साइज वही है जो इस गड्ढे का है। अगर आप यहां से यहां तक एक लेवल, फ्लैट लेवल बनाओ, तो फिर ये पूरा का पूरा टीला इसमें शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं, और फ्लैट वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो याद रखिए, साइन थीटा का एवरेज वैल्यू पूरे एक साइकिल का कितना आता है, 0 to 2 पाई, पूरा साइकिल हो गया, ये आता है 0। इज दैट क्लियर? ठीक है, और अगर मैं कोस थीटा के लिए निकालूं तो कोस थीटा को देखो, ये है कोस थीटा, और मुझे 0 से 2 पाई के बीच कंप्लीट साइकिल के लिए इसका एवरेज वैल्यू निकालना है। कितना आएगा देखें, बोलो भाई कितना आएगा। एक काम करो, इसको इस तरह से सब डिवाइड कर लो। ये आधा टीला है ना, ये हाफ, ये 1/2 टीला है, और ये 1/2 गड्ढा है ना, है कि नहीं। ये 1/2 गड्ढा है, फिर ये 1/2 गड्ढा है, और ये 1/2 टीला है। ये इसमें शिफ्ट हो जाएगा और इसमें शिफ्ट हो जाएगा, और फ्लैट कितनी बनेगी, 0। और फर्स्ट हाफ साइकिल की भी फ्लैट कितनी बनेगी, 0। सेकेंड हाफ साइकिल की फ्लैट कितनी बनेगी, 0। तो कोस थीटा का एवरेज वैल्यू 0 to पाई 0 होगा, और पाई से 2 पाई के बीच भी क्या होगा, 0 होगा, और कंप्लीट साइकिल का भी क्या होगा, कितना होगा, 0 होगा। लॉजिक समझ में आया, यही है ना। ओके, अगर मैं कहता हूं ये सिंगल पावर फंक्शन है ना, ये दो यूज होते हैं आपके, एक तो साइन थीटा यूज होता है और एक कोस थीटा यूज होता है। ओके, लेकिन एक बात बताऊं, साइन थीटा का एवरेज वैल्यू अगर आप निकालोगे ना फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, फर्स्ट हाफ साइकिल इसका कैसा है, देखो ऐसा है, ये फर्स्ट हाफ साइकिल है 0 से पाई के बीच साइन थीटा का, है कि नहीं, बोलो, है ना। अगर आप इसका एवरेज वैल्यू निकालोगे तो ये 0 आएगा क्या, ये 0 नहीं आएगा। अगर आप इसको इस तरह से देखते हो तो देखो, ये ऊपर का जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये इसको 50% तक फ्लैट नहीं ला पाएगा, 50% से ऊपर का वैल्यू आएगा। ये क्यों आएगा, क्योंकि ये जो गैप बनता है ना इधर खाली वाला, ये कम है, और ये ऊपर वाला पार्ट बड़ा है, इसलिए ये आएगा 63%, 63.6% ऑफ द पीक वैल्यू। पीक वैल्यू कितनी है, 1, तो 0.636 ये प्लस में आएगा, और अगले हाफ साइकिल का एवरेज वैल्यू निकालोगे ना, वो सेम आएगा, वो माइनस में आएगा। तो साइन थीटा का एवरेज वैल्यू फर्स्ट हाफ साइकिल का भी 0 नहीं होता, सेकंड हाफ साइकिल का भी 0 नहीं होता, लेकिन कंप्लीट साइकिल का 0 होता है। हाँ जी, ये बात समझ में आई होगी। अब स्क्वायर फंक्शन की बात कर लेते हैं।
स्क्वायर फंक्शन का मतलब ये है कि जैसे कि ये हो जाएगी y इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, या फिर y इक्वल टू है कोस स्क्वायर थीटा। तो इनका अगर एवरेज वैल्यू अपन निकाले तो वो कितना आएगा? साइन स्क्वायर थीटा, एक बात बताओ, साइन थीटा पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, कोस थीटा पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, लेकिन स्क्वायर कर देंगे, कोई भी वैल्यू उसकी आ रही है उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो नेगेटिव होगा क्या? नहीं होगा ना। तो फिर इस तरह का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? देखो इस तरह से बनेगा ये ग्राफ, इस तरह से बनता है। और कोस थीटा का ग्राफ कैसा बनता है? इस तरह से बनता है। और ये जीरो लाइन के ऊपर ही बनता है ये जीरो को टच करता है यहां, ठीक है ना। ये थोड़ा गैप ऐसे, ये लो, इस तरफ थीटा आ जाएगा और इस तरफ है कोस स्क्वायर थीटा, और यहां पर ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया जीरो, और ये टच करेगा इसको, ठीक है। अब देखो ये जीरो है, फिर 90 डिग्री पर मैक्सिमम, ये है 90 डिग्री, ये 180 डिग्री 270 डिग्री और 360 डिग्री। अब ये देखो कि अगर मैं यहां पर इस तरीके से एक डॉटेड लाइन बना देता हूं, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये वाला जो हिस्सा है ना, देखो ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट पूरा का पूरा इस पार्ट के जैसा नहीं है क्या? इस पार्ट के जैसा है कि नहीं बताओ? अगर मैं इसको रेत का टीला बोल दूं और इसको गड्ढा बोल दूं, फिर मैं लेवल बनाता हूं, फ्लैट वैल्यू बनाता हूं, तो आपको पता है ये x है, x साइज का गड्ढा है और ये x साइज का टीला है ना। और अगर मैं इसकी आधी मिट्टी इसके अंदर ट्रांसफर कर दूं तो ये आधा भर जाएगा और ये आधा खाली हो जाएगा, मतलब इसका फ्लैट वैल्यू कितना आएगा? हाँ बिल्कुल 50%, 1/2 आएगा। स्क्वायर फंक्शन ऑफ साइन थीटा gives an average value of 1/2 for first half cycle, for second half cycle और complete cycle also। कितना आता है? 1/2। और अगर कोस वाले की बात करें तो ये भी इसी डोल का है ना। तो आप ये देख लो, इसको अगर ऐसे डिवाइड कर लेते हो, ये आधा ले लो, तो ये आधा जो है ना, ये वाला आधा, ये इसके जैसा नहीं है क्या? है ना। तो इसका मतलब ये हो गया इन दोनों का लेवल करें तो 50% बदलेगा इसको, इसका भी क्या होता है? हाफ होता है। फर्स्ट हाफ साइकिल, सेकंड हाफ साइकिल और कंप्लीट साइकिल। स्क्वायर फंक्शन में नॉन जीरो वैल्यूज होती है, 1/2 ही होता है, चाहे साइन है चाहे कोस है। और ये डायरेक्ट यूजेबल वैल्यूज। अब हमने जो डिस्कशन किया है ना, उससे हमने दो चीजें तो पकड़ी होंगी। पहली बात तो ये है साइन थीटा एंड कोस थीटा आर देखो पीरियोडिक अल्टरनेटिंग
यहां पर एक वर्ड और ऐड करना है, अल्टरनेटिंग। ठीक है, साइन थीटा एंड कोस थीटा कैन बी यूज्ड एज पीरियोडिक अल्टरनेटिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये पीरियोडिक भी होते हैं और अल्टरनेटिंग भी होते हैं, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा ये पीरियोडिक होते हैं, अल्टरनेटिंग नहीं होते हैं। ये फ्यूचर में ये बात आपको समझ में आएगी जब इसका यूज होगा तब। फिलहाल के लिए लिख कर रखो। अब हम ग्राफ्स डिस्कस करेंगे। ग्राफिकल रिलेशंस है दो क्वांटिटीज का, किस किस तरीके से हो सकता है वो सब डिस्कस करेंगे। किस किस तरह से ग्राफ पूछ सकते हैं आपसे। मूव करें, उसको देख, उस देखो बेटा इसको। ग्राफिकल रिलेशनशिप्स कैसी हो सकती हैं बेटा? ये गली या नुक्कड़ नहीं है, तुम गली नुक्कड़ की तरह से ऐसे बिहेव मत किया करो। तुम क्लासरूम में बैठे हो तो कम से कम तुम्हारे मुंह से नॉइज न निकले, इसका ध्यान रखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ग्राफिकल रिलेशनशिप कितने तरह की होती है वो देखो। पहला तो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखो, एफ एंड एक्सेलरेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता? कोई भी बॉडी का एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या नहीं? एफ इक्वल टू क्या होता है, है ना? तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, मास थोड़ी ना चेंज होता है फोर्स लगने पर। तो ऐसे में जो ग्राफ आता है ना, एक क्वांटिटी इस तरफ ले लो और एक दूसरी तरफ ले लो, किसी को भी किधर भी ले सकते हो। तो यहां पर ये ग्राफिकल रिलेशन इस तरह से आ गया। तो ए प्रोपोर्शनल टू एफ कहो या फिर एफ प्रोपोर्शनल टू ए कहो, बात एक ही है। लेकिन यहां पर एक चीज का फर्क पड़ता है। एम इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन ए होता है ना। एम क्या है? मास। मास क्या है? कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट कैसे आता है ये भी जानना जरूरी है। लिखने पे इतना ज्यादा जोर मत लगाओ बेटा, एक बात समझो, लिखा हुआ बहुत जगह मिल जाएगा तुम्हें, मैं समझाने की बात कर रहा हूं। अगर मैं ये कहूं कि यहां पर ये एंगल थीटा है, तो देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, और ये इसका रेस्पेक्टिव एक्सेलरेशन है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो यहां से यहां तक ये लेंथ एक्सेलरेशन है और ये फोर्स है, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है क्या? इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं अगर ये कहूं कि एफ अपॉन एम है, तो ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है बताओ मुझे? एफ बेस है और ए क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोट थीटा को नहीं कर रहा क्या? कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो यहां पर जो सॉरी एफ अपॉन ए है, ये एफ अपॉन ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसको करता है? ये मास को करता है। देख लो यहां पर, तो यहां पर प्रोपोर्शन कांस्टेंट आता है ना, उसकी वैल्यू डिसाइड होती है एक एंगल से, जो कि किसी न किसी डायरेक्शन से वो बना रहा होगा। अब मैं ये कह रहा हूं ये एंगल आप एफ वाली डायरेक्शन से भी शो कर सकते हो, और अगर ए से करोगे तो फिर ये टेन थीटा से आ जाएगा। जैसे मैं कहूं कि यहां है ये अल्फा है, तब क्या हो जाएगा? तब ये तो हो गया आपका एफ और ये हो गया आपका ए। तो थीटा के लिए एफ यहां पर किसका रोल कर रहा है? सॉरी, अल्फा के लिए क्या रोल कर रहा है? एफ इज परपेंडिकुलर एंड ए इज बेस। तो यहां पर मैं इसको कह सकता हूं कि एफ अपॉन ए यहां पर टेन अल्फा के इक्वल नहीं है क्या? है ना?
और अल्फा प्लस थीटा क्या है, 90 डिग्री। इसीलिए ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक का साइन दूसरे के कोस के इक्वल होता है, एक का टेन दूसरे के कोट के इक्वल होता है कि नहीं होता। अब वो टेबल में जो चीजें हमने पढ़ी थी, यहां पर डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री में, वो चीज आपके सामने खड़ी है, देख लो। तो इस तरह से फिजिक्स में कंसेप्ट एक जगह से दूसरी जगह पर यूज होते हैं। अब आपके लिए कोई मिस्ट्री नहीं रह जाती अगर इस चीज को ध्यान से देखा हो उस टाइम पे, तो इसको समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि यहाँ पर फिर ये टेन अल्फा से एम आएगा या कोट अल्फा कोट थीटा से आएगा, किससे आएगा, है ना, इजी है ना। ये ग्राफ से इस तरह की इक्वेशंस हैं बनाई जा सकती है। और अब दूसरी चीज देखो, ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, और कभी कभी होता है ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी क्यूब क्यूब। तो इस तरीके से अगर कोई ग्राफिकल कोई रिलेशन आ जाता तो उनमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा पता होना चाहिए ना, क्योंकि फिजिक्स में इस तरह की ये सारी चीजें ही आती हैं। अगर हम इनको अलग अलग बनाए तो ये देखने में भ्रम पैदा करते हैं, ऐसा लगता है कि एक जैसे ही है, लेकिन एक साथ एक ही स्केल पे बनाएंगे ना तो पता चलेगा कौन कैसा है। मुझे पहले तो ये बताइए, आपको इन फंक्शंस की पूरी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, अगर मैं b को डबल करता हूं, a कितना हो जाएगा, हाँ हाफ हो जाएगा। इस निशान के दोनों तरफ एक ही चेंज आता है, सेम सेम चेंज आता है, चाहे आप 1/b लिख रखा है, चाहे ये लिख रखा है, चाहे ये लिख रखा है। इस तरफ जो नंबर इंट्रोड्यूस होगा उसी तरफ उस तरफ भी वही नंबर इंट्रोड्यूस होता है हमेशा। पीछे भी देखो, अगर मैं f को 4 गुना करूं ना तो a भी 4 गुना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो दोनों तरफ एक ही वैल्यू आती है, इसीलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यहां पर भी क्या होता है, अगर मैं b को 4 गुना करूं तो इधर भी डिवीजन में 4 आएगा, समझ गए, इधर डिवीजन में 4 आएगा तो इधर भी 4 आएगा। और इस b को अगर मैं डबल करता हूं तो डबल करते ही 2 का स्क्वायर आ जाएगा इस तरफ, तो उधर भी 4 आएगा। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं a की पावर यहां पर भी, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, लेकिन b की पावर यहां 1 है, यहां 2 है और यहां 3 है। इनमें से ज्यादा सेंसिटिव फंक्शन कौन सा है, इसमें बताओ, a ज्यादा सेंसिटिव फंक्शन है या b? रैपिड फंक्शन कौन सा है, b। मतलब a तेजी से चेंज होता है या फिर b ज्यादा तेजी से चेंज होता है? हाँ, a ज्यादा तेजी से चेंज होता है। कैसे? अगर आप b को 4 गुना करते हो ना तो a 16 गुना 1/16 टाइम्स हो जाता है कि नहीं हो जाता, है ना। और अगर आप a को 4 गुना करोगे तो b 2 गुना ही होगा, है कि नहीं। इसका मतलब ये भी तो है, b इज इसका मतलब ये भी है कि b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ a। बात तो एक ही है ना। और इसका मतलब ये हो गया b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूबिक रूट ऑफ a। ये और ये सेम ही है, ये और ये भी सेम ही है, ठीक है ना। और इसका मतलब ये हो जाता है कि b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। सही है। तो यहां पर ये जो होता है ना रैपिड फंक्शन है, ये वाला, ये रैपिड फंक्शन है, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं यहां पर एक साथ में ही इन तीनों को ग्राफ से शो कर देता हूं कि इनके ग्राफ कैसे होते हैं। एक तरफ b है और एक तरफ है a है, ठीक है। इस तरफ मैं कुछ डिस्टेंस में स्केलिंग ऐसा मानता हूं कि a और b की स्केलिंग एक जैसी ही है ऑलमोस्ट। तो इस तरफ मैं कुछ डिस्टेंस का सिलेक्शन करता हूं और उसमें ये ग्राफ, ये पॉइंट्स है, इस तरह से ले लेता हूं मैं, सेम सेम डिस्टेंस इस तरीके से, और फिर इनको मैं मिलाता हूं इस तरह के कर्व से, ऐसे बना दिया मैंने। ये ग्राफ किसका है, a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b का ग्राफ है। फिर मैं इसकी बात करता हूं, अगर मैं b को डिक्रीज कर रहा हूं तो a की वैल्यू तेजी से इंक्रीज हो जाएगी। जब b की वैल्यू 1 से नीचे आ जाएगी ना तो a की वैल्यू बहुत तेजी से इंक्रीज होगी।
तो फिर मैं यहां पर दूसरा इस तरह से ग्राफ बना रहा हूं, ऐसा ये ग्राफ होगा A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर का। और अगर मैं इस तरह से कोई ग्राफ बनाऊं ऐसे, तो जरा सा इस तरह से, तो ये वाला जो ग्राफ है ना तीसरा, ये ग्राफ हो जाएगा आपका A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B क्यूब का। ये तीनों के तीनों एक पॉइंट पे मर्ज हो जाते हैं जब R इक्वल टू क्या होता है, B इक्वल टू 1 होता है। B इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। B को 1 रख देते हो तो फिर यहां पर ये A की वैल्यू सेम सेम आएगी। मैं मान लो यहां पर कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट सेम ही ले लेता हूं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से दे देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, होता है कि नहीं, होता है ना। ये तो अभी अभी पढ़ा है। अगर आप इसका रिलेशन देखो तो E का डिस्टेंस के साथ ये रिलेशन है और V का डिस्टेंस के साथ ये रिलेशन है, फर्स्ट और सेकंड केस है ना। अगर मैं R इक्वल टू 1 मीटर लिख दूं ना, तो बताओ E और V की वैल्यू सेम नहीं आ जाएगी क्या, बोलो सेम आएगी कि नहीं आएगी। तो यहां पर भी क्या होगा, A की पावर और B की पावर 1 to 1 इनवर्स रिलेशन है। यहां पर B स्क्वायर से है और फिर B क्यूब से भी है। अगर तीनों के अंदर इस B को 1 रख दूं तो इन तीनों में यहां ये वैल्यू सेम आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ऐसा ग्राफ आपके है भी और मैंने बनवाया भी आपसे, बनवाया कि नहीं बनवाया बताओ, याद है, बनवाया भाई, मना कैसे कर सकते हो, बनवाया है, तुम ध्यान में नहीं रख रहे हो। ये इन ग्राफ में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, देखने में ऐसा लगता है कि एक जैसे ही है, एक जैसे नहीं है, फर्क होता है। और एक और चीज एडिशनली बता रहा हूं मैं आपको। अब देखो एग्जाम में इस तरह से चकमा दिया जा सकता है आपको, कैसे, ये देखो ये ग्राफ भी सही है। A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B का ग्राफ ऐसे भी बनता है, ये ऐसे भी बनता है और ऐसे बनता है और ऐसे बन रहे, वही तो सीखने की चीज है। ये अब की बार तूने काम की बात करी है, शायद पहली बारी और शायद आखिरी बार भी। ऐसे सवाल होने चाहिए बेटा। मैं तो चाहता ये हूं कि तुम्हारी तरफ से सवाल ऐसा आ जाए कि मेरी बोलती बंद हो जाए, टीचर की बोलती बंद करना सीखो। हमारे तो सवाल ऐसे होते थे कि टीचर ठोक न दे बस, क्योंकि हमारे वहां पर टीचर के पास ऐसे कि या तो बोलने को कुछ होता नहीं था या उसका मूड नहीं होता था ना, तो उसके पास एक ही इलाज होता था कि जिसने सवाल पूछा है ना उससे 2-4 बातें पूछेगा और उसको आएगी नहीं तो उसके ठुकाए हुए थे। इसीलिए ना सवाल पूछने से पहले सब कुछ रीलोड करके जाते थे कि पहले पूरा पढ़ ले, पहले से कुछ पूछ लेना तो ये नहीं कि 2 आगे निकल जाए, है ना, जवाब देके जाए। देखो सुनो मेरी बात, इधर A शो किया है और इधर B का वैल्यू शो किया है ना। तो A और B में इनवर्स रिलेशन है, ये ऐसा ग्राफ बन गया। यहां पर हमने क्या किया है, एक तरफ तो A को शो किया है और दूसरी तरफ 1/B को शो किया है, B को नहीं 1/B को। तो 1/B को अगर मैं x कहूं
अगर मैं इसको x कह दूं तो a और x क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है क्या? और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ के साथ है स्ट्रेट लाइन। याद रखिए यहां पर 1/b को शो किया है, न कि b को। अगर b को शो करते तो ऐसा ग्राफ आता। बात पकड़ में आई क्या? यही डिफरेंस है। और पता है ऐसा बोल के क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन a एंड 1/b so that it shows the relation a proportional to 1/b। तो फिर वो वाला ग्राफ बनेगा, न कि इधर वाला। गलत हो जाएगा। और ऐसे ग्राफ आपकी कॉम्पिटिशन में आते रहते हैं, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड का ही फर्क पड़ता है। आता सबको है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का फर्क पड़ता है। ठीक है, नोट करने का मौका दूंगा। पहले ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? सीख लिया? हाँ जी, बोलो, आगे बढ़े। अब मैं ये कह रहा हूं कि हमने ऐसे तो देख लिया, कभी कभी क्या होता है, देखो ग्राफ इस तरह से भी होता है, a प्रोपोर्शनल टू b, a प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर। यहां पर बताइए रैपिड फंक्शन कौन सा है, a या b? a रैपिड फंक्शन है, a इज मोर सेंसिटिव देन b। तो a रैपिडली चेंज होगा, इसका मतलब ग्राफ हमेशा क्या रैपिड फंक्शन के फेवर में जाता है, रैपिड फंक्शन के फेवर में जाता है ग्राफ हमेशा। तो चलो देखा है। अब देखो ऐसा है, एक तरफ a को शो किया और एक तरफ b को शो किया। ये लो जी, a प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर। ये तो कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, इसको हटाओ। ये है a प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर, तो कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसा। और अगर b क्यूब हुआ तो a जो है ना b से ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, तो ग्राफ होगा इस तरह का, a प्रोपोर्शनल टू b क्यूब। और अगर b टू दी पावर 4 हो तो a प्रोपोर्शनल टू b टू दी पावर 4, और 5 है तो ऐसे और हो जाएगा ऐसे। बात समझ में आई होगी? ये थोड़ा सा ऑर्ड बन गया। ये इस तरह जीरो के साथ में इस तरह से जाता है, a प्रोपोर्शनल टू b टू द पावर 4। तो मैंने इनवर्स की पावर्स का बना के बता दिया, और अब जो है डायरेक्ट पावर का बना के बताया है। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताइए हमने a और b का ग्राफ तो इस तरह से बनाया है, ये वाला। और अगर मैं इस तरफ a को शो करूं, इस तरफ b स्क्वायर को शो करूं, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? बताइए, बोलो। ये क्या होता है? नाक बन जाए, सांप ऐसे बनेगा? बताओ। स्ट्रेट लाइन कर उड़े? नहीं कर ना। अरे अगर मैं b को इस तरफ ले लूं और a को इस तरफ ले लूं, तो सेम ये वाले रिलेशन कैसे होंगे पता है? अरे देवी, तूने तो तेरी तरफ से बोल दिया, लेकिन मैंने वो नहीं पूछा था। ये और ये ग्राफ है, इनमें कोई फर्क नहीं है, बस इतना है। ये ग्राफ है ना, पहले बी की तरफ टेंडेंसी रखते हैं और फिर ए की तरफ बेंड होते हैं। यहां पर भी तो यही हो रहा है, ठीक है। बस इतना है, पहले जूती को ऐसे पहन रहे थे, अब जूती का मुंह इधर हो गया तो ऐसे पहन रहे हैं, वही सिनेरियो है।
सिनेरियो में कोई चेंज नहीं है यार, ये सेम ही है, नो डिफरेंस। ठीक है, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं, मैं इसी केस की बात कर रहा हूं, ए प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, ए वर्सेस बी स्क्वायर, बताइए क्या? स्ट्रेट लाइन विद कोस्टेट स्लोप, ये बनेगा ए प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। और अगर ए वर्सेस बी क्यूब और यहां पर ए प्रोपोर्शनल टू बी क्यूब है, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ए प्रोपोर्शनल टू बी क्यूब। सीख लिया ग्राफिंग? सरदर्द कम हुआ? अब मैं आपको एक और चीज बता दे रहा हूं, ग्राफ के अंदर लास्ट वाली चीज बता रहा हूं। एक ऑब्जेक्ट है ना, एक ऑब्जेक्ट इस तरह की मोशन कर रहा है, जैसे जैसे स्प्रिंग है ना, एक स्प्रिंग को मैंने हुक से ऊपर से लटका दिया है, उस पे एक लकड़ी का ब्लॉक बांध दिया मैंने, अब वो एक जगह पे ठहरा हुआ है, ठीक है। फिर मैं थोड़ा साइड में किसी काम से चला गया, एक बच्चा आया और वो आके उस लकड़ी के गुटके को पकड़ के ऐसे नीचे खींच लेता है, और फिर मेरे को देख के वो भाग गया, वो नीचे खींच के छोड़ दिया, अब वो ब्लॉक क्या करेगा? ऐसे करेगा, इस तरह ऑक्सीलेशंस करेगा। उसका आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बनाना है, कैसे बनाओगे? कैसा होगा? मैं ऑप्शन दे दूंगी आपको, ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन देता हूं। इस तरह से, या फिर ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, बताइए ऑप्शन 1 सही है या फिर ऑप्शन 2 सही है? याद रखिएगा, आपको क्लियरिफाई भी करना है, रीजन बताना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट या सेकंड? अरे इतना अच्छा क्वेश्चन आता है क्या जिसमें 2 ऑप्शन हो? 4 वाले आते हैं, मैं तो 2 दे रहा हूं। हाँ, तुम्हें कैसे पता इसको आता है? तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारा पता हो सकता है, या तो ऐसे ही दौरा पड़ता है ना तो बोलती है। देखो बेटा, यहां पर लकड़ी का गुटका रुका हुआ था ना, वो उसकी मेन पोजीशन थी। फिर उसको क्या किया उसने, एक तरफ में मैक्सिमम पे ले गया, मैक्सिमम पे लेके गया और फिर छोड़ा। तो बताओ मैक्सिमम से कौन सा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट या सेकंड? ये होगा। और फिर क्या कर रहा है, उस मेन पोजीशन के ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करेगा, ये भी तो ऐसे कर रहा है ना। एक डायरेक्शन को अप मान लो, यहां से इसको अप मान लो, डाउन मान लो, हो गया ना काम, समझे? तो पड़ोसी के बोलने के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए कभी भी, मैं ये कह रहा हूं। ग्राफ में कोई भी डाउटफुल चीज है नहीं है?